हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल में गाइस। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हम आपके लिए सॉल्व करते हैं डेली बेसिस जेई नीट के फिजिक्स पीवाई क्विज गाइस। अभी जो है यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं न्यूटन मैकेनिक्स के जेई मेंस पीवाई क्विज गाइस। ऑलरेडी हमारे पास 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे, आप जाके वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले रखा है। ओके, सो लेट्स रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट ब्लॉक ऑफ मास m is placed on the surface with a vertical cross section given by, आपको बताया हुआ, y equal to x cube by divided by 6. If the coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground at which the block can be placed without slipping is. ठीक है, यहाँ पे बोला है बेटा आपको वो मैक्सिमम हाइट बतानी है जहां पे ब्लॉक को अपन प्लेस कर सकते हैं विदाउट स्लिपिंग, मतलब स्लिपिंग नहीं होनी है बेटा। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं 1/6 मीटर, ऑप्शन सेकंड दे रखा है 2/3 मीटर, ऑप्शन थर्ड दे रखा है 1/3 मीटर, ऑप्शन फोर्थ दे रखा है 1/2 मीटर। एंड दिस क्वेश्चन यार इन जेई मेन 2014 का। ठीक है, तो लेट्स सी द सॉल्यूशन बेटा। ठीक है, समझते हैं इसका की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लगने वाला है। ठीक है, ओके। तो बेटा यहाँ पे जो हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, अगर बात करूं मैं की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या लगेगा बेटा? एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन लगेगी बेटा। किसकी कंडीशन लगेगी? एंगल ऑफ। ठीक है, आपको फ्रिक्शन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज के केस में आपको एक कंडीशन निकल के आती है, दैट इज टेन थीटा इक्वल टू आपका होता है म्यू। ठीक है, तो यहाँ पे जो थीटा होता है दैट इज एंगल ऑफ रिपोज। इसका मतलब ये होता है थीटा की वो वैल्यू जिसके बाद ब्लॉक क्या करता है, जस्ट स्लाइड करने वाला होता है। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन की वो लिमिटिंग कंडीशन होती है बेटा। ठीक है, सो दिस इज द कंडीशन फॉर विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आता है बेटा, ये आपका कंडीशन यहाँ पे निकल आता है। बट यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है, कर्व दे रखा है y इक्वल टू एक्स क्यू बाई 6 दे रखा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा, समझते हैं यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, हमारे पास एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन में यहाँ पे आपको एक इंक्लाइन प्लेन दिया होता है। ठीक है, एंगल यहाँ पे बनाया जाता है थीटा। ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक मान लो उसका मास कुछ m रखा है, बट यहाँ पे अपने को कर्व दे रखा है, तो अपन यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा देख लेंगे। मान लीजिए मेरे पास क्या है बेटा, y है, और ये मेरे पास क्या है, x है। ठीक है, और यहाँ पे कर्व लाइक कुछ ऐसा बना के दिया हुआ है, और डब्बे को जो है यहाँ पे रखना है ना। यहाँ से मान लो इसकी हाइट बेटा कितनी, कुछ मान लो कितनी है यहाँ पे हाइट y। ठीक है, अपने को यही मैक्सिमम हाइट बेटा यहाँ पे फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास जो कर्व दे रखा है दैट इज y इक्वल टू एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है बेटा, इसको अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, dy डिवाइडेड बाई dx इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x डिवाइडेड बाई 6, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर। बेटा काटोगे तो ये गया, तो कितना बचेगा यहाँ पे देखो तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2। बेटा ध्यान से देखो, जो dy डिवाइडेड बाई dx होता है, ये dy डिवाइडेड बाई dx क्या होता है आपका, dy डिवाइडेड बाई dx क्या है आपका, ये स्लोप है। क्या है बेटा, ये स्लोप है। कौन से पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो ये टेंजेंट जो बन रहा है ना बेटा, इसको स्लोप बोलते हैं। ठीक है, स्लोप को क्या लिखते हैं अपन यहाँ पे, टेन थीटा। क्या लिखते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी निकल के आ जाएगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है? तो बेटा यहाँ पे साइड में इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे मेरे पास टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बेटा, आपको पता है, जस्ट अभी मैंने बताया बेटा पिछली स्लाइड में। टेन थीटा कितना होता है, एंगल ऑफ रिपोज की कंडीशन टेन थीटा इक्वल टू म्यू, और म्यू की वैल्यू यहाँ पे कितनी दे रखी है, 0.5। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टेन थीटा की जगह क्या रखोगे बेटा, 0.5 रखोगे, और यहाँ पे मेरे पास कितना लिखा है, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो हमारे पास क्या निकल आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाई 2, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो 1.0। ये आपके पास एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स के यहाँ पे दो वैल्यू आएंगे बेटा, प्लस माइनस 1। ठीक है, ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एक्स की बेटा दो वैल्यू आ जाएगी, प्लस माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास वो मैक्सिमम हाइट चाहिए, तो हमारे पास इक्वेशन दिया है बेटा, इक्वेशन नंबर इसको हम 1 बोल सकते हैं। तो ये y इक्वल टू, यहाँ से मैक्सिमम हाइट निकाल लो, एक्स की वैल्यू यहाँ पे प्लस 1 पुट कर दो बेटा। ठीक है, तो 1 क्योंकि मैक्सिमम हाइट चाहिए। ठीक है, तो माइनस को इग्नोर करो, प्लस वाली वैल्यू यहाँ पे सिलेक्ट करो, तो प्लस की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई 6 कितना आएगा, 1/6 मीटर। ठीक है, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी मैक्सिमम हाइट दैट इज 1/6 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा दैट इज 1/6 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन कौन सा जाएगा बेटा, देख लेते हैं। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, तो आई होप सोल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Okay, so let's read the second question. Second question says that given in the figure are two blocks A and B of weight 20 Newton and 100 Newton. आपको बताया respectively. These are being pressed against a wall by a force F as shown in figure. ठीक है? If the coefficient of friction between the block is 0.1 and the between the block and wall is 0.15, the frictional force applied by the wall on the block B is. ठीक है? And this question is asked in JEE Main 2015 का। ठीक है, यहाँ पे ऐसा डायग्राम जो है आपको बना के दिया है। फर्स्ट ऑप्शन इज दैट 100 न्यूटन, सेकंड ऑप्शन 80 न्यूटन है, थर्ड ऑप्शन आपका 120 न्यूटन है, फोर्थ ऑप्शन आपका 150 न्यूटन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखो, मैं इसको थोड़ा सा यहीं पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ एपीडी में।
ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, उसने बोला हुआ है ऑलरेडी, इसका कितना लग रहा है नीचे वेट, 20 न्यूटन लग रहा है, ठीक है, और इसका कितना लग रहा है, 100 न्यूटन लग रहा है बेटा। इसने क्वेश्चन मेंशन किया है कि इन दोनों ब्लॉक का जो है वेट नीचे लग रहा है वो 20 न्यूटन और 100 न्यूटन लग रहा है रिस्पेक्टली। क्लियर है? अच्छा बेटा, हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे वॉल और ब्लॉक बी के बीच का जो है फ्रिक्शन की वैल्यू अपने को कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे इसका एफबीडी एक बार बना लेते हैं अपना, ठीक है। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन गाइस। तो ये रही बेटा हमारे पास वॉल, ठीक है, ये हमारे पास वॉल, और यहाँ पे हमारे पास ये रहा फर्स्ट ब्लॉक, और ये रहा आपका सेकेंड ब्लॉक, ठीक है, ये आपका ए और ये आपका बी। इस पे लग रहा है नीचे आपका 20 न्यूटन वेट, और ये लग रहा है बेटा आपका 100 न्यूटन वेट, ठीक है। अब बेटा इस पूरे सिस्टम को ना बैलेंस करवाना है आपको, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू जो है आप एफ आर, ठीक है, ब्लॉक बी और वॉल के बीच का, तो मुझे इसी की वैल्यू क्या करना है, कैलकुलेट करना है बेटा। क्लियर है? तो बेटा ध्यान से देखो यार, अगर मैं ए और बी को एक सिस्टम मान लूँ, अगर मैं ए और बी को क्या मान लूँ, एक सिस्टम मान लूँ, ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं ए और बी को पूरा एक सिस्टम मान लूँ, पूरे को समझ रहे हैं ना, मिला के इसका टोटल वेट अगर मैं ले लूँ, तो टोटल वेट नीचे कितना लगेगा, ध्यान से देखो, 100 प्लस 20 तो कितना हो जाएगा, 120 न्यूटन। क्लियर है? और यहाँ फोर्स कितना लग रहा है आपका, एफ, तो बेटा यहाँ से आपका नॉर्मल लगेगा, समझ रहे हैं, तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, कैपिटल एन। समझ रहे हैं, पूरे को एक मैं सिस्टम मान रहा हूँ, तो मेरे पास एफ इक्वल टू एन आ जाएगा। फिलहाल इससे अपने को लेना देना नहीं है, अपने से पूछा गया है ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू, ये जो वॉल और ब्लॉक बी के बीच लग रहा है एफ आर। तो बेटा अगर इस पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है ना, तो इस जो एफ आर की वैल्यू है, समझ रहे हैं ना, फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू जो है ब्लॉक बी और वॉल के बीच, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये जो टोटल वेट लग रहा है आपका 120, इससे क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए। अगर ये होगा तभी पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, अदरवाइज ये नीचे क्या कर जाएगा, स्लाइड कर जाएगा बेटा, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन वॉल एंड ब्लॉक बी गाइस, ठीक है। तुम्हारा इस क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा बेटा, दैट इज ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, तो कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए, okay, let's read the next question. The question says two masses m1 is equal to 5 kg and m2 is equal to 10 kg connected in extensible string over a frictionless pulley are moving as shown in the figure. आपको बताया the coefficient of friction of the horizontal surface is 0.15, the minimum weight m that should be put on top of m2 to stop the motion is, मतलब सीधी सी बात है यार, घुमा रहा है इस पूरे सिस्टम को अपने को, है ना, इक्विलिब्रियम में रखना है। बोले तो यहाँ पे जो बेटा आपको ये ब्लॉक दिया है, इस ब्लॉक का मास कितना होना चाहिए, कितना मैं रखूं ताकि पूरा का पूरा सिस्टम किसमें आ जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं आपको 18.3 केजी, 27.3 केजी, 43.3 केजी दे रखा है, 10.3 केजी दे रखा है। दिस क्वेश्चन यहाँ जेईई मेंस 2018 का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते बेटा, समझते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे थोड़ा इसको मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इसी डायग्राम में, थोड़ा सा इसका एफबीडी समझते हैं बेटा, ध्यान से देखो। इस पूरे सिस्टम को ना किस में रखना है अपने को, इक्विलिब्रियम में रखना है, ठीक है। और ये किसकी वजह से हो पाएगा, ये जो आपका एम मास रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसकी वैल्यू अपने को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है बेटा, ठीक है। तो बेटा ध्यान से देखो, उसने ऑलरेडी सब कुछ मेंशन किया हुआ है, ये सरफेस जो है फ्रिक्शन वाली है ना, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको पता है, 0.15 दे रखा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं, तो एफबीडी बनाओगे बेटा, इधर लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स, और आगे ऑलरेडी लिख रहा है आपका क्या, टेंशन लग रहा है बेटा, ठीक है। और यहाँ पे रिलेटिव मोशन कुछ भी है ही नहीं है बेटा, ठीक है। पूरा सिस्टम जो है ये पूरा आपको एक सिस्टम मान लेना, ये पूरा जो है एक सिस्टम मान लो, ठीक है। टोटल मास कितना हो जाएगा, m प्लस m2, और ध्यान से देखो बेटा, इसका नीचे क्या लगेगा, m1g लगेगा, कितना लगेगा वो ऑलरेडी बता रहा है, ठीक है। ऊपर लगेगा इस पॉइंट पे टेंशन t, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी, पहली इक्वेशन t इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1g, ठीक है। m1 की वैल्यू कितनी दे रखा है बेटा, ध्यान से देखो कितनी दे रखा है आपका 5 kg, तो g की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे 10, तो कितना हो जाएगा 50 न्यूटन भाई साहब। जो टी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी आ जाएगी, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं बेटा, तो हमारे पास जो टी की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 50 न्यूटन। तो यहाँ पे अगर देखूं मैं, तो टी इक्वल टू ऊपर वाले ब्लॉक से जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी बेटा, क्योंकि वहां पे भी टेंशन कितनी है, सेम ही है, तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम प्लस m2 इंटू जी इंटू म्यू। भाई ऊपर वाले ब्लॉक से अपने को क्या मिलेगा, टी इक्वल टू एफ आर, ठीक है। इस टेंशन को कौन बैलेंस करा, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन, और एन कितना हो जाएगा, एन कितना हो जाएगा, एन टोटल ब्लॉक का मास m प्लस m2 इंटू जी, ठीक है। तो यही तो लिखा है हमने, ठीक है। तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, m प्लस m2 इंटू जी इंटू म्यू। बेटा आपको टी की वैल्यू मालूम है कितनी न्यूटन दे रखा है, 50 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या बेटा, m तो m रहेगा, m2 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 10 किलो दे रखी है बेटा, ठीक है। जी की वैल्यू यहाँ पे 10 पुट कर देना, और म्यू की वैल्यू अपने को दे रखी है बेटा कितना, 0.15, ठीक है। ये देखो 10 ने 10 इधर से मार दिया, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर बचेगा, नेक्स्ट स्लाइड में इसको सॉल्व करेंगे। तो
इंटू कितना लिखा है आपके पास 0.15 और इक्वल टू आपका 5 लिखा है बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m+10 इक्वल टू हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 0.15 बेटा। इसके पॉइंट हटाओगे तो कितना ऊपर जाएगा 500। ठीक है, नीचे कितना बचेगा 50। ठीक है, इसको भाग लगाना चाहो तो काट सकते हो बेटा। ये किससे कट जाएगा 5 3 जा और 5 10 जा, तो कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो मेरे पास आंसर एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 33.33 और यहाँ पे ये जो आएगा माइनस का 10। ठीक है, तो माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ध्यान से देखो 3 बचेगा और यहाँ पे 3 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा 23.3 जो है एम की वैल्यू आ जाएगी केजी में। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर आपका मैच नहीं करेगा, आपको देखना पड़ेगा इसकी क्लोज आंसर कौन सा है बेटा। ठीक है, तो इसका सबसे क्लोजेस्ट जो आंसर आएगा बेटा कौन सा वाला होगा आपका 18 केजी तो होगा नहीं, ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सेकंड जो इसका वेस्ट ऑप्शन जो है जाएगा 27.3 केजी जो है इसके अप्रॉक्स जो है आंसर आपका आने वाला है। ठीक है, तो आई होप गाइस ये सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा क्वेश्चन था। ओके, सो लेट्स रीड द फोर्थ प्रॉब्लम। क्वेश्चन सेज अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस कैपिटल आर इन अ सेंट्रल फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द nth पावर ऑफ द आर। ओके, इफ द पीरियड ऑफ द रोटेशन ऑफ द पार्टिकल इज टी, देन आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3/2 फॉर एनी एन। सेकेंड ऑप्शन दे रखा है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर n by 2 प्लस 1। थर्ड ऑप्शन दे रखा है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर n plus 1 डिवाइडेड बाई 2। फोर्थ ऑप्शन दे रखा है टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर n by 2 एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड जेईई मेन 2018 गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते बेटा इसका सोल्यूशन। ठीक है, सो लेट्स सी द सोल्यूशन। अपने को बोला है बेटा एक सर्कुलर मोशन जो है दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं बेटा, ये रहा सर्कल। ठीक है, 22 स्केल नहीं है, संभाल लीजिए बेटा। इसकी रेडियस कितनी दे रखी है बेटा, कैपिटल आर दे रखी है। ठीक है, ओके, अब पार्टिकल जो बेटा इसमें घूमेगा तो पीरियड क्या होता है टू कंप्लीट वन साइकिल। ठीक है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ये तो आपको आना चाहिए बेटा। ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड आपको टी दे रखा है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अपने को क्या है यहाँ पे टी और आर के बीच रिलेशन बताना है बेटा। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और बोला है कि जो आपका सेंट्रीपिटल फोर्स है एफ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 डिवाइडेड बाय आर की पावर n। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल टू साइन हटाऊंगा तो मेरे पास k डिवाइडेड बाय समथिंग r की पावर n यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये अपने को दे रखा है बेटा। और दूसरी बात बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है सर्कुलर मोशन में, mv² डिवाइडेड बाई r। ठीक है, ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स की क्या होती है बेटा, वैल्यू होती है, फार्मूला होता है जो तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का जो है कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए बेटा समझते हैं इसका सोल्यूशन अपन नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू दैट इज mv² डिवाइडेड बाई r और यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है k डिवाइडेड बाई r की पावर n। ठीक है, ऐसा अपने क्वेश्चन बोला हुआ है, तो इसको अपन क्या कर लेंगे, इक्वेट कर लेंगे बेटा। देखो मास और k ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पे v इक्वल टू जो होता है बेटा, v इक्वल टू कितना होता है ओमेगा इंटू आर। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू टाइम पीरियड के टर्म्स में कितनी होती है बेटा 2π/t इंटू क्या हो जाएगा आर। ठीक है, तो ये सारा फार्मूला हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं बेटा। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या हो जाएगा, मास वगैरह सब हटाओ यार, इन सब से लेना देना नहीं है। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखूंगा बेटा, v की जगह वैल्यू क्या पुट करोगे 2π डिवाइड बाई टी इंटू आर। ठीक है, तो क्या पुट करोगे 2π/t इंटू आर, इसकी पूरे की पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर और मल्टीप्लाई, मास वास हटा दो बेटा, सब कांस्टेंट है क्योंकि अपने को सीधा रिलेशन चाहिए बेटा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई आर की पावर। ठीक है, अब यहाँ पे बेटा देखो 2π भी क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, इसका स्क्वायर वगैरह करोगे तो 4π² बन जाएगा, इससे अपने को लेना देना नहीं है बेटा। तो ऊपर बन जाएगा r², नीचे बन जाएगा t² इंटू आर और इधर बन जाएगा 1 डिवाइडेड बाई आर की पावर n। बेटा ऊपर 2r² है, नहीं है इसमें r² है और नीचे r है तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा r और एक r इधर से आ जाएगा तो r की पावर n और इधर चला जाएगा t का स्क्वायर, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे बेटा आपको एक रूल लगाना है मैथ का, क्या बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n+1। ठीक है, n+1। अब ये पावर उधर ट्रांसफर हो जाएगी तो कितना हो जाएगा डिवाइड में चली जाएगी, तो r की पावर n+1 की होल पावर 1/2। बोले तो यहाँ पे टाइम पीरियड कितना आ जाएगा बेटा, r की पावर n+1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पे टाइम पीरियड निकल के आ जाएगा, जिसको अगर ये रिजल्ट डायरेक्ट याद था तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अदरवाइज तुम निकाल सकते हो। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो बेटा आंसर जाएगा दैट इज कौन सा जाएगा, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन थर्ड इसका सही ऑप्शन जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट। लेट्स सी द फिफ्थ प्रॉब्लम गाइस। The problem says a block of mass 10 kg is kept on a rough inclined plane
as shown in the figure. A force of 3 Newton is applied on the block. The coefficient of static friction between the plane and the block is 0.6. What should be the minimum value of force P? है ना, यहाँ पे फोर्स P जो है लगाया हुआ है, इसी की वैल्यू अपने से पूछ रहा है, सच दैट द ब्लॉक डज नॉट, बेटा यहाँ पे एक साथ लिखा हुआ है, डज नॉट मूव डाउनवर्ड बताना है, ठीक है। टेक जी की वैल्यू उसने दिया हुआ है, दिस क्वेश्चन ही आस्क्ड इन जेईई 2019 गाइस, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं 25 न्यूटन लगेगा, 32 न्यूटन लगेगा, 80 न्यूटन लगेगा, 23 न्यूटन लगेगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए बेटा समझ लेते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसी में आपको कैपेबिलिटी बना के समझा दूँ। 10 kg का है, इसको स्लाइड नहीं होने देना है डाउनवर्ड, तो मुझे पी की मिनिमम वैल्यू चाहिए बेटा, ध्यान से देखो। पी की उसने मिनिमम वैल्यू बोला है, पी की मिनिमम वैल्यू बोला है तो फ्रिक्शन भी तो आएगा बेटा। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट की वैल्यू कितनी दे रखा है आपको, यहाँ पे दे रखा है, कितना दे रखा है बेटा आपका, 0.6 दे रखा है, 0.6 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, बाकी सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है, और 3 न्यूटन का फोर्स ने ऑलरेडी फोर्स लगाया है, ठीक है। चलिए बेटा यहाँ पे थोड़ा सा हम एफबीडी अपना बना लेते हैं खुद का, ठीक है। तो यहाँ पे समझते हैं बेटा इसका सोल्यूशन, ठीक है। तो ये रहा आपका इंक्लाइन प्लेन, ठीक, ये रहा इंक्लाइन प्लेन, और ये रहा आपका बॉक्स 10 किलो का, ठीक है। बेटा हमसे पूछ रहा है पी की मिनिमम वैल्यू, ठीक है। बेटा ध्यान से देखो, इसमें बेटा डाउनवर्ड डायरेक्शन उसने ऑलरेडी एक फोर्स लगा के दिया हुआ है, कितने न्यूटन का, 3 न्यूटन का, ठीक है। और यहाँ पे एंगल कितना दे रखा है बेटा, 45, ठीक है। अच्छा, थोड़ा इसका एफबीडी बनाएंगे बेटा, ठीक है। थोड़ा सा इसके और अपन यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे इस पर डाउनवर्ड क्या लगेगा, mg लगेगा, ये तो सबको पता होना चाहिए बेटा, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा mg के जो है 2 कंपोनेंट आते हैं, और ये ब्लॉक जो है इस सरफेस के साथ कांटेक्ट में, तो ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा, ठीक है। अब ये इंक्लाइन प्लेन वाला जो है कॉन्सेप्ट आपके माइंड में अच्छे से होना चाहिए बेटा, ठीक है। अब mg के बेटा 2 कंपोनेंट आएंगे, ध्यान से देखिए, 45 अगर इसको आगे बढ़ाओ तो 90 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, अगेन 45 बनेगा, क्लियर है, अगेन 45। तो इसका यहाँ पे कंपोनेंट कितना आएगा, mg cos, पॉइंट आपका इधर ही आ जाएगा, जस्ट इसके इंक्लाइन प्लेन के ही अलाउ, कितना आएगा, mg sin 45 डिग्री, क्लियर है। तो बेटा ध्यान से देखो, फ्रिक्शन किधर जाएगा, अब देखो P की कौन सी वैल्यू पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा है, तो फ्रिक्शन भी किधर जाएगा, पीछे जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू होती तो फ्रिक्शन आगे आ जाता बेटा, ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है P के ही सपोर्ट में जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको बैलेंस करूं बेटा, ध्यान से देखो, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, P प्लस एफ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 न्यूटन प्लस mg साइन आपका 45, क्लियर है। ये मेरे पास इक्वेशन बनेगी, और साथ में नॉर्मल की अगर बात करूँ तो नॉर्मल यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा, नॉर्मल जो आपका आ जाएगा दैट इज mg cos 45, ठीक है। तो आप यहाँ आपको 10 किलो दे रखा है, g की वैल्यू भी 10 दे रखा है, और cos 45 होता है 1/√2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 100/√2, ठीक है। ये मेरे पास नॉर्मल आ जाएगा, इसको अपन बाद में यूटिलाइज। यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है बेटा, इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो मेरे पास क्या दे रखा है, P प्लस एफ आर कितना होता है, म्यू इंटू एन, एन कितना है बेटा, आपने अब जस्ट निकाल लिया, कितना, 100/√2, और इधर यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा आपका, 3 प्लस mg साइन 45, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो P हमें जस्ट निकालना बेटा, तो इस पूरे टर्म को उधर ले जाओ, और म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, म्यू की वैल्यू आपको दे रखी है 0.6, ठीक है, 0.6 दे रखा है, राइट। तो चलिए बेटा इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस मास की वैल्यू 10 और जी की वैल्यू 10, तो 100 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 1/√2, और यहाँ पे बेटा ये माइनस में आएगा, तो कितना हो जाएगा, 0.6 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, √2, ठीक है। इसको सॉल्व करो बेटा, तो 3 तो एज इट इज लिखा रहेगा, यहाँ पे देखो 100/√2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60/√2, समझे, मल्टीप्लाई कराओगे 0.6 और मल्टीप्लाई 100 तो कितना हो जाएगा, 60/√2। तो P की जो मिनिमम वैल्यू बेटा निकल के आएगी 3 प्लस 100 माइनस 60, क्योंकि देखो कॉमन क्या है आपका, √2 दोनों जगह आ रहा है, ठीक है। तो क्या बचेगा, 40/√2, ठीक है। अब आप चाहो तो रेशनलाइजेशन करा सकते हो, √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करा लो बेटा, तो आपका आंसर सीधा सा आ जाएगा बेटा, 40/2, √2 क्या हो जाएगा, 2 बन जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा √2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बेटा, कितना बन जाएगा ये आपका, डिवाइड कर दो इसको, 20 हो जाएगा ना ऊपर, 3 प्लस
20 और मल्टीप्लाई रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1.4 समथिंग जो है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। 1.41 समथिंग जो है इसकी वैल्यू हो जाएगी। और जब इसको मल्टीप्लाई वगैरह कराओगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो ध्यान से, 42 से कितना हो जाएगा 28, समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 प्लस कितना हो जाएगा 14, मैं अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल रहा हूँ बेटा, 14 मल्टीप्लाई 2 तो कितना हो जाएगा 30, 20 सॉरी 8 और प्लस का 3 भी करना है तो कितना हो जाएगा 31, समझ रहे हैं 31 न्यूटन अप्रोक्स आंसर आ जाएगा बेटा आपका, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे रूट 2 की वैल्यू हो सकता है आपकी और लिया हो 1.41 समथिंग, तो 31 न्यूटन। अब देखना बेटा ऑप्शन में इसकी क्लोजेस्ट कौन सा वाला ऑप्शन मैच करा रहा है, ठीक है। तो 25 न्यूटन तो होगा नहीं बेटा, 18 न्यूटन होगा नहीं, 23 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन जो है 31 के जो सबसे क्लोज है दैट इज 32 न्यूटन तक करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज 32 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप सोल्यूशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन, तो कोई बड़ी बात नहीं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा, सर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको बेटा नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके, ठीक है।